गर्मी में देवरानी जेठानी की सीक्रेट ठंडी रसोई। जेठानी जी, इस गर्मी के मौसम में हमारी रसोई तो ज्वालामुखी की बन बैठी है। ऐसा लगता है हम दोनों देवरानी जेठानी को मोम की तरह पिघला देना चाहती है। देवरानी जी, मैं खुद इस रसोई से परेशान हूँ। शहर की गर्म हवा और भीषण गर्मी के वातावरण में ये टीन की छत वाली रसोई, हम देवरानी जेठानी को ऐसे में गर्मी नहीं लगेगी तो क्या होगा। अरे बहू, जल्दी नाश्ता ला, पूरा दिन रसोई में लगा देगी क्या? मुझे अपनी दवाइयाँ खानी है। क्या कर रही हो विशाखा? जल्दी नाश्ता लाओ और हम दोनों भाइयों का लंच भी लाओ। अब बस अभी ला रही हूँ। मम्मी, मेरा टिफिन दो ना, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है, बस आने वाली होगी। अरे बेटा, बस 2 मिनट रुक जाओ, तुम्हारा टिफिन तैयार ही है। बस 2 मिनट। ललिता, जरा पराठे देखना, जल ना जाए। तभी ललिता की बेटी अर्पिता भी रसोई में आ जाती है। मम्मी, मुझे भी स्कूल के लिए तैयार होना है, मेरी ड्रेस कहाँ है? तुम्हारी ड्रेस कमरे में रखी है बेटा, पहले मुंह धो लो, मैं अभी आती हूँ। ललिता, क्या कर रही हो? जल्दी नाश्ता दो। भाभी, मेरी कॉलेज बस आने वाली है, आज नाश्ता मिलेगा या नहीं? दोनों देवरानी जेठानी खिड़की से सीधी आ रही धूप में रसोई में तपते हुए फटाफट नाश्ता बनाती हैं। फिर ललिता टिफिन पैक करने लगती है और विशाखा अपने कमरे में आकर अर्पिता को यूनिफॉर्म पहनाती है और दोनों बच्चों को डाइनिंग टेबल पर लेकर आती है। और पसीने से लथपथ ललिता नाश्ता डाइनिंग टेबल पर परोसती है और सभी को टिफिन देते हुए, लीजिए ननन जी, आपके पोहे, और ये आपका लंच बॉक्स, और ये दोनों भाइयों का लंच बॉक्स, और ये दोनों बच्चों का लंच बॉक्स। बहुओं, तुम दोनों देवरानी जेठानी को अच्छे से पता है कि सुबह सुबह तुम्हारे सास को खांसी की दवाई खानी होती है, तो तुम लोग सुबह नाश्ता समय पर क्यों नहीं तैयार करती हो भाई? क्या करे पापा जी, आपने रसोई छत पर बनवा दी है, बहुत गर्मी लगती है, इसलिए फुर्ती से काम ही नहीं कर पाते हैं। और मम्मी, तुम इतनी गर्मी में मुझे स्कूल भेज रही हो, आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। देख रही हो, हाँ, तुम दोनों देवरानी जेठानी के बहानेबाजी से बच्चे क्या सीख रहे हैं। हाँ भाभी, बहाने छोड़िए और अपनी रसोई की जिम्मेदारियां निभाइए। अरे चुप हो जाओ सब, क्यों बहुओं को परेशान कर रहे हो? देखो, जल्दबाजी में दोनों पसीने से तर हो गई हैं। तुम दोनों ये चेयर डाइनिंग टेबल पर लगाओ और नाश्ता कर लो। मम्मी जी, हम बाद में नाश्ता कर लेंगे, फिलहाल हमें इन दोनों को स्कूल पहुंचाने जाना है, हम निकलते हैं, आप अपनी दवाइयाँ खा लीजिएगा। रसोई की गर्मी से परेशान दोनों देवरानी जेठानी तेज धूप में बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल जाती हैं और वापस आते आते उनकी गर्मी में बुरी हालत हो जाती है। चलिए जेठानी जी, कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। सारा खाना तो ठंडा हो गया होगा और अब इस पसीने की चिपचिप में मुझसे तो खाया भी नहीं जाएगा। ठीक है जेठानी जी, आप रसोई का काम संभाल लीजिए, मैं कपड़े धो लेती हूँ। क्यों? नहीं, मैं अकेले रसोई में काम नहीं करूंगी, उबले हुए आलू जैसी मेरी हालत हो जाएगी। मैं कपड़े धो देती हूँ, आप रसोई संभाल लीजिए। नहीं, कपड़े तो मैं ही धोऊंगी, पानी से कम थोड़ी तो ठंडक मिलेगी। हो गई सुबह, तुम दोनों देवरानी जेठानी की बिना लड़े तुमसे कोई काम नहीं होता है क्या? जाओ, पहले कपड़े धो लो, फिर साथ में खाना बनाना। दोनों देवरानी जेठानी साथ में कपड़े धोने चली जाती हैं और फिर मन मारकर एक बार फिर भट्ठी जैसी गर्म रसोई में चली आती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन विशाखा और ललिता रसोई की साफ सफाई करके सीढ़ियों से उतर रही होती हैं। दोनों के चेहरे और कपड़े पसीने से भीगे हुए होते हैं। तभी उनकी नजर सोफे पर बैठे कुछ लोगों पर पड़ती है। ये लोग कौन है? भाभी, ये हमारे गांव के लोग हैं, ये राजेश चाचा है, ये कमला चाची है और ये उनके बच्चे हैं। ननन जी, लेकिन ये सारे लोग अचानक? बहू, मैं बताना भूल ही गई थी, हमारे गांव के रिश्तेदार हमसे मिलने और तुम दोनों देवरानी जेठानी के हाथ का स्वाद चखने आए हैं। दीदी, इतने लोगों का खाना हमारी ज्वालामुखी रसोई में बनाना पड़ा ना, तो आज हम दोनों उबले हुए आलू बन जाएंगे। चलिए अपने पतियों को पटाते हैं, शायद बाहर से खाना मंगवाने के लिए मान जाए। हाँ दीदी, चलते हैं। विवेक, इतने लोगों का खाना बनाने में बहुत समय लगेगा, खाना बाहर से मंगवा लो ना। बाहर से खाना? अरे नहीं, ये सब गांव के लोग हैं, 1 मिनट में समझ जाएंगे कि खाना घर की रसोई का है या होटल का, और फिजूल में बदनामी हो जाएगी। निराश होकर दोनों देवरानी जेठानी अपनी गर्म रसोई में आती हैं और सब्जियां काटना, आटा गूंथना शुरू करती हैं। देवरानी जी, गर्मी तो पहले ही जान ले रही थी, अब ऊपर से मेहमानों का खाना। जेठानी जी, मेरे तो पूरे शरीर के साथ हाथों में इतना पसीना आ रहा है कि क्या बताऊं। अरे मेरा तो पल्लू पूरा भीग गया है, साड़ी तक शरीर से चिपक रही है। अरे जरा दूर हटकर बात कीजिए ना, इतनी गर्मी में और घुटन हो रही है।
तुम भी जरा दूर रहकर बातें करो ना, मेरे पास क्यों खड़ी हो? जेठानी जी, अगर आप ऐसे चिल्लाती रही ना तो इस ज्वालामुखी जैसी गर्म रसोई में आपको छोड़कर मैं खुद बाहर चली जाऊंगी। अरे कहाँ चली जाएगी? आज चले जाएगी तो कल मेरा भी वक्त आएगा। भला इसी में है कि हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर इस ज्वालामुखी रसोई को झेले। आप सही कह रही है जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए स्टोर रूम से आटा लेकर आते हैं, ये आटा कम पड़ेगा। चेहरे से पसीना टपकाते हुए दोनों देवरानी जेठानी रसोई से निकलती हैं और सीढ़ियों से उतरकर घर के कोने में बने स्टोर रूम में आती हैं। आहा दीदी, ये स्टोर रूम में आए हैं या शिमला में? यहाँ तो इतनी ठंडक है। हमारा तो पसीना सूखने लगा है और गर्मी और रसोई के मसालों से होती जलन में भी ठंडक पड़ने लगी है। जेठानी जी, इसे स्टोर रूम किसने बनाया? चलिए इसे अपनी ठंडी रसोई बना लेते हैं। बाहर सभी मेहमान बैठे हुए हैं, यहाँ से पहले चलते हैं, सबका खाना बनाते हैं और सभी मेहमानों के जाने के बाद बात करेंगे, वरना मेहमानों के खाने में देर हुई तो मम्मी जी, पतिदेव सब हमारी क्लास लगाने लगेंगे। दोनों देवरानी जेठानी धूल मिट्टी और कुछ पुराने सामानों के बीच रखे राशन के सामान से थोड़ा राशन निकालती हैं और स्टोर रूम बंद करके वापस अपनी रसोई में आकर खाना बनाती हैं और गांव से आए सभी मेहमानों को भीषण गर्मी में बार बार सीढ़ियां चढ़ते उतरते गर्मा गर्म खाना परोसती हैं। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। मेहमान चले जाते हैं और आज शाम दोनों देवरानी जेठानी रसोई में आटा गूंथ रही होती हैं। जेठानी जी देखिए, शाम के वक्त भी हमारी रसोई की खिड़की से तनिक भी हवा नहीं आ रही है। ऊपर से ये एग्जॉस्ट फैन भी किसी काम का नहीं है और ना ही हम रसोई में कूलर लगा सकते हैं, वरना गैस चूल्हे की फ्लेम बुझ जाएगी। क्या करे देवरानी जी, जब से इस घर में आई थी और पता चला कि ग्राउंड फ्लोर की जगह टॉप फ्लोर पर रसोई है, वो भी टीन की, तो मैंने सभी से कहा ठंडी रसोई का इंतजाम करने, पर कभी पैसों की कड़की तो कभी कुछ कहकर मना कर देते हैं। और मम्मी जी की खांसी की वजह से ग्राउंड फ्लोर के किसी कमरे को रसोई बनवाने से मना कर दिया। दीदी, मुझे ना एक आइडिया आया है, क्यों ना हम घर के कोने में बने हुए उस ठंडे स्टोर रूम को अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में बदल दे। हम दोनों देवरानी जेठानी की ठंडी रसोई टॉप सीक्रेट होगी, हमारे अलावा किसी को नहीं पता चलने देंगे। हाँ, क्योंकि स्टोर रूम घर के कोने में बना है और स्टोर रूम की पिछली 2 दीवारों पर बाहर की तरफ से अच्छी खासी घास उगी हुई है और वहाँ तो धूप भी नहीं पहुँचती, पर वहाँ तो कबाड़, धूल और न जाने कितनी चीजें पड़ी हैं। दीदी, हम मिलकर वहाँ जगह खाली करेंगे और थोड़ी साफ सफाई करके चुपचाप से गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर रखकर रसोई बना लेंगे और रसोई में थोड़े से गैस वाला गैस सिलेंडर लगे रहने देंगे सबके सामने इस रसोई में, और चुपकर हम दोनों देवरानी जेठानी की सीक्रेट ठंडी रसोई में खाना बनाएंगे। फिर तो मिशन गर्मी में देवरानी जेठानी की सीक्रेट ठंडी रसोई रात के 12 बजे शुरू हो जाएगी। पसीना पोंछते हुए दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने में जुट जाती हैं और ऐसे ही रात हो जाती है। देर रात सभी सो रहे होते हैं, तभी दबे पांव दोनों देवरानी जेठानी बाल्टी, पोछा, डस्टिंग, झाड़ू, सूखे कपड़े लेकर स्टोर रूम में पहुंचती हैं। ललिता, ये सारा सामान उठवाओ और इस कोने को खाली करवाओ। ठीक है दीदी। दोनों देवरानी जेठानी बिना शोर किए धीरे धीरे स्टोर रूम में रखा हल्का भारी सामान उठाकर एक कोने में रख देती हैं और देखते ही देखते दोनों पसीने से तरबतर हो जाती हैं, लेकिन रसोई बनाने वाला कोना खाली कर देती हैं। अब जाले, धूल और इन कॉकरोच, छिपकली और चूहों का सफाई करना है, लेकिन हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है और हमें सफाई के साथ वेंटिलेशन चिमनी भी बनानी होगी, वरना गैस चूल्हे की आग गर्म खाने की भाप से हमारी ठंडी सीक्रेट रसोई को भी गर्म कर देगी। महंगी मशीनें खरीदने के पैसे तो नहीं है हम देवरानी जेठानी के पास, पर मेरे पास जुगाड़ है। वेंटिलेशन के लिए हम खोखले बांस की चिमनी बनाएंगे, ढेर सारे गीले बालू में जूट के गीले बोरों में लपेटकर मिट्टी के मटके रखेंगे, जिससे ठंडा पानी मिलेगा और उस ठंडे पानी को हम रसोई में छिड़क भी देंगे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना 2-4 पौधे भी लगा दें, पौधे की खुशबू और ताजगी भी बनी रहेगी हमारी सीक्रेट ठंडी रसोई में। स्टोर रूम को अपनी ठंडी सीक्रेट रसोई में बदलने की प्लानिंग करते हुए दोनों देवरानी जेठानी झाड़ू पोछे से साफ सफाई करती हैं और कीड़े, कॉकरोच, छिपकली और चूहे भगाने वाली दवाइयों का भी इस्तेमाल करती हैं। ऐसे ही सुबह होती है। दोनों देवरानी जेठानी परिवार वालों को उठने से पहले नहाकर अपनी गर्म रसोई में खाना बनाने लगती हैं और खाना बनाकर उबासी लेते हुए डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना परोसती हैं। मम्मी, आज अब दोनों इतनी उबासी क्यों ले रही है? रात भर कार्टून देख रही थी क्या? मुझे तो नहीं बुलाया कार्टून देखने। या फिर लूडो खेल रही थी? अरे ऐसा कुछ नहीं है, लगता है रात में दोनों भाभियाँ पतियों के साथ लूडो खेल रही थी या फिर कोई रोमांटिक फिल्म देख रही थी। क्यों भैया भाभी, यही बात है ना? चुप पगली, कुछ भी कहती है। दोनों देवरानी जेठानी शर्माकर गर्म रसोई की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही दोपहर होती है, सभी सो रहे होते हैं
और ललिता घर के बाहर पड़ोसी बच्चे और 16 साल के सोनू के साथ खेल रहे कार्तिक के पास आती है। सोनू, जरा आगे वाली दुकान से टाट की बड़ी चटाई, कुछ खोखले बांस और एक बोरा बालू ले आओ। घर में थोड़ा काम है, इसलिए हम नहीं जा सकते। चाची, आप बांस का क्या करोगे? कुछ काम है बेटा, तुम सोनू के साथ जाकर उसकी मदद करवा दो। ठीक है भाभी, अभी लेकर आता हूँ। चल कार्तिक। सोनू कार्तिक के साथ बाजार से बांस और बालू लेकर लौटता है और दोनों देवरानी जेठानी को सामान दे देता है। दोनों तुरंत सामान लेकर अपनी सीक्रेट रसोई में आती हैं। वो खोखले बांस को खिड़की के पास लटकाकर रबर से चलने वाला प्लास्टिक का पंखा लगा देती हैं, जो एक बार घुमाने पर रबर की मरोड़ से कुछ देर तक घूमता रहता है। फिर रसोई में बैठने के लिए टाट की चटाई बिछाती हैं। एक कोने में गीली बालू पर गीले जूट के बोरे में मटके लपेटकर रख देती हैं ताकि पानी ठंडा रहे। साथ ही खराब प्लास्टिक की बोतलों में छोटे छोटे पौधे लगाकर रसोई के आसपास रख देती हैं। दूसरे मटके पर भी रबर से चलने वाला छोटा प्लास्टिक का पंखा लगा देती हैं। वाह दीदी, छोटे प्लास्टिक के पंखे की हवा मटके और नीचे पड़ी गीली घास को छूते हुए ठंडी हवा में बदल जाती है और हम देवरानी जेठानी की सीक्रेट ठंडी रसोई को और ज्यादा ठंडा बना रही है। मैंने कहा था ना, इस जुगाड़ में भी बहुत ताकत है। बचपन में किसी टीवी चैनल पर मैंने ऐसा ही कुछ देखा था, तब तो नहीं बना पाई, पर आज अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई के लिए बना लिया। गर्मी में दोनों देवरानी जेठानी अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में बैठकर गप्पे मारती हैं और शाम के वक्त अपने घर की रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही होती हैं। दीदी, आटा ज्यादा ही गूंद लिया है, फ्रिज में रख देती हूँ। फ्रिज में मत रखना, फ्रिज का रखा खाना खाने से माँ जी की खांसी बढ़ सकती है। यह आटा हम देवरानी जेठानी की सीक्रेट रसोई में रख दीजिए। वहाँ प्राकृतिक रूप से इतनी ठंडक है कि कल तक आटा खराब नहीं होगा। धीरे बोलिए, कहीं किसी ने सुन लिया तो। वैसे भी सभी हॉल में ही बैठे हैं, मैं चाय देती हुए सबका ध्यान भटकाती हूँ। आप ये आटा हमारी सीक्रेट रसोई में लेकर चले जाइए और वही रोटियां बना लीजिएगा। तब तक मैं यहाँ सब्जी बना लेती हूँ और फिर मौका मिलते ही सबकी नजर से बचकर साथ में डाइनिंग टेबल पर रोटी सब्जी परोस देंगे सभी को। फिर ललिता हॉल में बैठे सभी लोगों को चाय नाश्ता देने आती है और विशाखा थोड़ा आटा एक साफ बर्तन में रखकर मौके का फायदा उठाते हुए अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में आती है और ठंडक में गैस चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां सेकना शुरू कर देती है। आहा, कितनी ठंडक है। गैस चूल्हे और रोटियों की गर्मी बांस की चिमनी में लगे छोटे प्लास्टिक के पंखे से बाहर निकल रही है। गीली बालू और मिट्टी के मटकों की ठंडक से पूरी रसोई ठंडी हो गई है और ये छोटे छोटे पौधे ताजगी बनाए रख रहे हैं। बस ऐसी ही ठंडी रसोई चाहिए थी मुझे। ऐसे ही विशाखा सीक्रेट ठंडी रसोई में रोटियां बनाती है। दूसरी तरफ ललिता गर्म रसोई में सब्जी चढ़ा देती है और मौका मिलते ही सबकी नजर से बचकर दोनों देवरानी जेठानी डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देती हैं और खाना खाकर पूरा परिवार अपने अपने कमरों में चला जाता है और दोनों बच्चों को सुलाकर दोनों देवरानी जेठानी अपना खाना खाने अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में चली आती हैं। जेठानी जी, ऐसा लग रहा है कि शिमला के किसी पहाड़ पर बैठकर रात का खाना खा रही हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी में खाना बनाना, पूरे परिवार को खाना खिलाना और सारी साफ सफाई के बाद हम दोनों देवरानी जेठानी का बिना पसीने बहाए गर्मा गर्म खाना खाना तो हमारे उस गर्म रसोई में नामुमकिन था। ये मुमकिन सिर्फ हम दोनों देवरानी जेठानी की सीक्रेट ठंडी रसोई में हो सकता था। सो हो गया। दोनों बहुएं ठंडी सीक्रेट रसोई में बैठकर खाना खाती हैं। काफी देर तक आपस में बातें करती हैं। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। वहीं गर्मी में भी खाना खराब ना होने और दोनों देवरानी जेठानी को गर्मी की शिकायत ना करते देख अनीता गर्म रसोई में आकर फ्रिज खोलती है। इतने गर्मी में इन दोनों देवरानी जेठानी का खाना खराब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इतने दिनों में तो मैंने इन्हें खाना फेंकते एक बार भी नहीं देखा और खाना भी ये ज्यादा बनाती है, फिर भी फ्रिज में बचा हुआ खाना नहीं रखा हुआ है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दरवाजे पर अनीता की बहन गायत्री आती है। अरे मौसी जी, नमस्ते, आइए ना अंदर। नमस्ते बेटा। अरे अनीता, कैसी हो? बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। तुम्हारी खांसी कैसी है? अब तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती ना? अरे बहन, मेरी खांसी की बीमारी अब मेरे साथ ही जाएगी और इस खांसी की बीमारी के साथ सीढ़ी चढ़ना उतरना क्या, चलना भी मुश्किल है मेरे लिए। तुम बताओ, तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा है? 65 साल की उम्र में घुटनों का क्या होगा बहन? वही होगा जो मंजूर दर्द होगा। वो तो आज बड़ी हिम्मत करके सोचा मरने से पहले अपनी बहन को मिल लूं, क्योंकि ना बहन के बच्चों को अपनी मौसी की याद आती है। मौसी, ऐसी बात नहीं है। परिवार बच्चों के पालन पोषण की ऐसी जिम्मेदारी कंधे पर लगी है कि ऑफिस से एक दिन छुट्टी लेने में भी डर लगता है।
कि कहीं महीने का खर्चा न बिगड़ जाए, और संडे तो थकान में ही बीत जाता है। और मेरी तो कॉलेज चल रही है। वैसे भी मैं अकेले तो आपसे मिलने आ भी नहीं सकती। अरे बाकी बातें खाना खाते हुए करी जाएंगी। बहुओं, जाओ कुछ ठंडा और मजेदार बना कर लाओ। मम्मी मेरे लिए भी लाना, मैं भी ठंडा पीऊंगी। मौसी जी, हम देवरानी जेठानी आपके लिए लस्सी, रायता और खाना बनाकर लाते हैं। तब तक आप सभी के साथ बात कीजिए। बच्चों, मौसी जी को परेशान मत करना। पूरा परिवार हॉल में कूलर लगाकर बैठ जाता है और दोनों देवरानी जेठानी दोपहर की धूप में तपती रसोई में आती हैं। दीदी, आज तो पूरा खाना बनाना पड़ेगा। छोले, पूरी, सब्जी, पुलाव और रायता, लस्सी भी। पर इस भट्टी बनी रसोई में इतना खाना बनाने में हम ब्रेड की तरह बेक हो जाएंगे। तो चलो सारा खाना और रायता, लस्सी हमारी ठंडी सीक्रेट रसोई में बनाएंगे। पर सब हॉल में ही बैठे हैं, हम जाएंगे कैसे? हमारी सीक्रेट ठंडी रसोई घर के कोने में है और सभी हॉल में बैठे हैं। चुपके से सामान लेकर अपनी ठंडी रसोई में पहुंच जाते हैं और फिर खाना बन जाने पर हम में से कोई एक सबका ध्यान भटकाएगा और दूसरा फटाफट डाइनिंग टेबल पर खाना परोस देगा। वैसे भी हमारी सीक्रेट ठंडी रसोई की मिट्टी की ठंडी मटकी में बनी लस्सी और रायता कुछ अलग ही ठंडा और स्वादिष्ट बनेगा। दोनों देवरानी जेठानी गर्म रसोई से जरूरत का सामान एक थैले में रख लेती हैं और सबकी नजर से बचकर चुपके से अपनी ठंडी रसोई में चली जाती हैं और ठंडक में मिलकर पूरी, छोले, सब्जी और पुलाव बनाती हैं। और ललिता ठंडी सीक्रेट रसोई में मटके के अंदर रायता और लस्सी तैयार करती है और विशाखा वापस आकर बच्चों के साथ बातें करते हुए सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और ललिता डाइनिंग टेबल पर फटाफट खाना परोस देती है। वाह बहू, तुम्हारी लस्सी तो बहुत लाजवाब बनी है। इसमें ऐसा सौंधापन आ रहा है जैसे मटकी में बनाई हो। हाँ, स्वाद तो सच में बहुत अच्छा है। तुम्हारी बहू बहुत गुणी है बहन। इतनी गर्मी में इतना सारा खाना बनाया और हर चीज इतनी स्वादिष्ट बनाई। मौसी जी, आप लोगों को खाना पसंद आ गया, यही हमारे लिए बहुत है। सभी लोग आराम से खाना खाते हैं। खाना खत्म होने के बाद गर्मी की वजह से सभी अपने अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं और दोनों देवरानी जेठानी जूठे बर्तन समेटने लगती हैं। दीदी, शाम का खाना भी हम ठंडी सीक्रेट रसोई में ही बनाएंगे। वहाँ ठंडक है, आराम से खाना भी बन जाएगा। दोनों बहुएं जूठे बर्तन उठाकर गर्म रसोई में ले जाती हैं और मिलकर जूठे बर्तन और रसोई की साफ सफाई करती हैं और एक बार फिर राशन लेकर अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में पहुंच जाती हैं। दीदी, यहाँ आते कितनी राहत मिलती है। हाँ, ऊपर की रसोई में पसीने से हालत खराब हो जाती है और यहाँ बैठते ही लगता है जैसे गर्मी कहीं है ही नहीं। दोनों देवरानी जेठानी गर्मी में अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में खाना खाती हैं और थोड़ी देर आराम करने के बाद सब्जी और दाल बना लेती हैं और पुलाव बनाने की तैयारी कर लेती हैं। पुलाव की सारी तैयारी हो गई, बस पकाना रह गया। वो रात में सबके सामने अपनी घर में रसोई में बना लेंगे। मैं आटा गूंद लेती हूँ, ऊपर जाकर सिर्फ रोटियां बेलकर सेकनी रहेगी। हाँ देखो दीदी, जो हमने धनिया उगाया था वो भी बहुत अच्छा उग गया है। आज इसकी चटनी भी बना लेते हैं। हाँ, और पापा जी को खाना खाने के बाद फल चाहिए होते हैं ना, तो तरबूज काट कर अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में रख देते हैं, क्योंकि पापा और मम्मी जी फ्रिज में रखे फल ठंडे होने की वजह से खा नहीं पाते और इतनी गर्मी में बिना ठंडे किए फल खाने में मज़ा नहीं आता। दोनों देवरानी जेठानी अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में तरबूज काटकर ढककर रख देती हैं और शाम को अपने घर में रसोई में तुरंत तैयार हो जाने वाला सारा खाना बनाकर सबको खाने के लिए बुलाने आती हैं। रात का खाना बन गया है, आप लोग खाना खाने बैठ जाइए। मम्मी चलो ना, हम छत पर बैठकर खाना खाते हैं। मौसी दादी बता रही थी कि गर्मी में पूरा गांव छत पर खाना खाते थे। ठीक है विवेक, अभिषेक, आप दोनों जरा छत पर ये कुर्सियाँ और टेबल पहुंचा दीजिए। कुर्सियाँ नहीं, आपने टाट की चटाई मंगवाई थी ना, उस पर बैठकर खाएंगे। बहुओं, तुमने टाट की चटाई क्यों मंगाई थी? पापा जी, इस अर्पिता और कार्तिक को सपने हकीकत लगते हैं। इन्होंने सपने में कुछ देखा होगा, उसकी बात कह रहे हैं, वरना टाट की चटाई का हम क्या करेंगे। बच्चों, ऐसी बकवास बातें मत किया करो और चलो मेरे साथ छत पर चादर बिछा देते हैं। ललिता और विशाखा किसी के कुछ समझने से पहले ही बच्चों को सभी के बीच से लेकर निकल जाती हैं और छत पर आकर सभी के बैठने के लिए चादर बिछाती हैं और सभी के आते ही छत की ठंडी हवा में गर्मा गर्म खाना परोसती हैं और सीक्रेट ठंडी रसोई से ठंडे तरबूज लाकर सभी को परोसती हैं। अरे बहुओं, तुमने ये तरबूज फ्रिज में रखे थे क्या? हाँ भाई, तभी तो इतने ठंडे हैं।
पर मैं तो फ्रिज के रखे फल नहीं खाती हूँ क्योंकि वो दांत में लगने लगते हैं। पर ये फल ना बहुत ठंडे हैं ना गर्म। नहीं मौसी जी, हमने तो कूलर के आगे रख दिए थे। खाना खाने के बाद पूरा परिवार छत पर ही सोता है और अगले दिन विवेक और अभिषेक अपनी मौसी को रेलवे स्टेशन पे गांव की ट्रेन में बिठा देते हैं। गायत्री अपने गांव लौट जाती है। ऐसे ही एक दिन पड़ोस में रहने वाली सुनीता घर के दरवाजे पर पहुंचती है। नमस्ते अनीता बहन। अरे सुनीता, नमस्ते। इतनी सुबह कैसे? इतनी गर्मी हो रही है कि बच्चे की तबीयत खराब होने लगी है और डॉक्टर ने बच्चे को फ्रिज का कुछ खाने से मना किया है। अब समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को कैसे समझाऊं। मैं तो उनकी ठंडी चीजों की जिद से यहाँ भाग आई। अरे बहन, मुझे भी गर्मी बहुत परेशान करती है। बहन, जब तुम्हारी बहन आई थी और तुम लोग छत पर बैठकर फल खा रहे थे तब मैंने तुम्हारी बातें सुनी थी। जरा बताना, फल ठंडे कैसे किए थे? फल तो नॉर्मली रखे थे, ऐसा कोई खास तरीका नहीं था। पर बच्चे की तबीयत खराब है इसलिए आप फल हमें दीजिए। हम थोड़ी देर कूलर की हवा में रख देते हैं। हमारा कूलर बहुत ठंडक देता है। सुनीता अपने घर से फल लाकर दोनों देवरानी जेठानी को देकर चली जाती है। फल लेकर दोनों देवरानी जेठानी घर में आती हैं। तभी अनीता भी उनके पीछे चलने लगती है। आज देखती हूँ कि बिना फ्रिज के फल कैसे ताजे रहते हैं। मम्मी जी पीछा कर रही हैं। चुपचाप फल काट कर कूलर के सामने रख दो। दोनों बहुएं फलों को काटकर कूलर के सामने रख देती हैं और ये देख अनीता अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद दोनों देवरानी जेठानी सारे फल अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में रख देती हैं। 1 घंटे के बाद सुनीता के आने पर उसे अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई से फल निकालकर दे देती हैं। अरे वाह, सिर्फ कूलर के सामने रखने पर फल इतने ठंडे हो जाते हैं। लगता है अब मुझे भी एक कूलर खरीदना ही पड़ेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, धन्यवाद। विशाखा, एक बात पूछूं? पहले तो गर्मी आते ही तुम्हारी हालत खराब हो जाती थी। अब ना तुम गर्मी की शिकायत करती हो ना रसोई में परेशान होती हो। हाँ, शायद आदत हो गई है। और तुम ललिता? मैं भी कर लेती हूँ काम इसी में, और कर भी कह सकते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है और दोनों देवरानी जेठानी और पूरा ससुराल पसीने में डूब जाता है। गर्मी की वजह से बिजली की कटौती चालू है क्योंकि ये पड़ोस वाले मोहल्ले में कल पूरा ट्रांसफार्मर ही उड़ गया था। तो अब बिजली सीधे रात में 11 बजे ही आएगी। सोसाइटी सेक्रेटरी से पता चला है। क्या? मैं गर्मी में नहीं रहूंगी माँ। अरे मेरी भतीजी, चलो अंधेरे का फायदा उठाकर भूत भूत खेलते हैं। जब गर्मी लगेगी तब नहा लेंगे। बिना मोटर के टंकी में पानी कैसे आएगा? और टंकी का पानी भी इतनी गर्मी में तप रहा है, उससे नहाना तो और मुश्किल हो जाएगा। फिर तो टाइफाइड हो जाएगी। मुझे तो माँ की चिंता हो रही है। माँ की तबीयत पहले से ठीक नहीं रहती और इतनी भयंकर गर्मी में बिना पंखे और कूलर के माँ पूरा दिन कैसे निकाल पाएंगी? हे भगवान, आज तो गर्मी भी कुछ ज्यादा ही है। अनीता, तुम कमरे में आराम करो। ज्यादा इधर उधर मत जाना क्योंकि शहरी इलाके में कोई पार्क या ठंडी हवा वाली जगह भी नहीं है कि गर्मी में वहाँ आराम कर सको। बिजली भी चली गई और इतनी गर्मी है कि सांस लेने में भी परेशानी होने लगी है। अनीता, तुम घबरा क्यों रही हो? मैंने कहा ना, तुम शांत हो जाओ। ऐसे घबराओगी तो तुम्हें फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं कहाँ घबरा रही हूँ, मैं नहीं घबरा रही। अनीता, तुम हाँफ क्यों रही हो? शांत हो जाओ, धीरे धीरे सांस लो। हाँ, धीरे धीरे। मम्मी दादी को क्या हुआ? ननन जी, आप दोनों बच्चों को लेकर कमरे में जाइए। लगता है मम्मी जी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। विवेक, जल्दी कोई गाड़ी या एम्बुलेंस कुछ भी बुलाओ। हमें मम्मी जी को तुरंत अस्पताल लेकर जाना होगा। माँ, क्या हो रहा है? सांस लेने की कोशिश करो, हम अभी एम्बुलेंस बुलाते हैं। बेटा, मुझसे सांस नहीं ली जा रही, बहुत घबराहट हो रही है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, अभी आराम हो जाएगा। हमें किसी चीज से मम्मी को हवा करनी चाहिए, इससे उन्हें आराम मिलेगा। कार्तिक दौड़कर अपने कमरे में आता है और अपनी कॉपियां लाकर सभी को दे देता है और सभी अनीता को हवा करने लगते हैं। बेटा, ऐसे हवा करने से कुछ नहीं होगा। हे भगवान, क्या करूं? एम्बुलेंस वाला भी नहीं आ रहा। कहता है आज शहर में बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, 1 घंटे से पहले पहुंचना मुश्किल है। हे भगवान, अब मैं अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं? दीदी, मम्मी जी की हालत बिगड़ती जा रही है और अगर एम्बुलेंस हम तक नहीं पहुंच पा रही, इसका मतलब हम भी डॉक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मम्मी जी को तुरंत इस गर्मी से राहत की जरूरत है। इसका एक ही तरीका है। इस गर्मी में हम देवरानी जेठानी की सीक्रेट ठंडी रसोई ही अब हमारी मम्मी जी की जान बचा सकती है।
अभिषेक जी, विवेक जी, मम्मी जी को उठाकर हमारे साथ चलिए, शायद मम्मी जी को आराम मिल सके। लेकिन कहाँ? आप एक बार चलिए तो। विशाखा, ललिता और दोनों बेटे अनीता को सहारा देकर घर के पिछले हिस्से में बने देवरानी जेठानी की सीक्रेट ठंडी रसोई में लेकर आते हैं। ठंडी हवा लगते ही अनीता की सांसें संभलने लगती हैं और जमीन पर टाट के बीच की चटाई, रसोई में रखे पेड़ पौधे, दोनों का जुगाड़ू चिमनी और मिट्टी के मटके और घास के बने कूलर को देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। बहू, मुझे सच में अब सांस लेने में आराम मिल रहा है। पर तुम दोनों देवरानी जेठानी ने गर्मी में अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई कब बनाई? आप सब हमें माफ कर दीजिए, हमने ये बात छुपाई क्योंकि आपकी सास की प्रॉब्लम को देखते हुए पापा जी ने ग्राउंड फ्लोर पर रसोई के लिए मनाही की थी। पर हमने जो रसोई बनाई है इसमें धुआं, छोके की खांसी ऐसा कुछ भी नहीं होता। माँ जी, हमारा मकसद आपसे कुछ गलत छिपाना नहीं था। बस गर्मी से बचने के लिए हम दोनों देवरानी जेठानी ने सस्ती और टिकाऊ चीजों से अपनी ये सीक्रेट ठंडी रसोई बनाई है। दरअसल हमें ये बात बहुत पहले से पता है। हमारा मतलब आप दोनों देवरानी जेठानी के इस सीक्रेट ठंडी रसोई का राज ना हम दोनों भाइयों को पहले से पता था। क्या? हाँ विशाखा, याद है जिस दिन पड़ोस वाली सुनीता आंटी फल लेकर आई थी? हाँ। उस दिन तुम दोनों तरबूज और दूसरे फल कूलर के सामने रखकर कुछ देर के बाद उठाकर ले जा रही थी। हम दोनों ने तुम्हें देख लिया था। अरे अभिषेक, अभी तो इन दोनों देवरानी जेठानियों ने सुनीता आंटी के दिए फल कूलर के सामने रखे और अभी तुरंत कहाँ लेकर जा रही हैं? भैया, मुझे तो लगता है कि ये दोनों देवरानी जेठानी किसी दूसरे तरीके से ना फलों को और दूसरी चीजों को ठंडा रख रही हैं। चलिए पीछा करके सच का पता करते हैं। दोनों भाई देवरानी जेठानी का दबे पांव पीछा करते हैं और दोनों देवरानी जेठानी को घर के पिछले हिस्से में गर्मी से बचने के लिए बनाए गए अपनी सीक्रेट ठंडी रसोई में जाते देख लेते हैं। अच्छा, तो इन दोनों देवरानी जेठानी ने गर्मी से बचने के लिए इस स्टोर रूम को अपने जुगाड़ से ठंडी सीक्रेट रसोई में बदल दिया है। और शायद कहीं इन्हें कोई मना ना कर दे, इसलिए इन्होंने ये सीक्रेट रखा है। जरा देखिए भैया कैसे बैठकर गप्पे मार रही हैं। क्यों ना हम इन दोनों देवरानी जेठानी के सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने दें। वैसे भी इनकी इससे ठंडी रसोई से किसी को कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। उस दिन हम दोनों भाइयों ने तय कर लिया था कि तुम्हारी सीक्रेट रसोई का राज सीक्रेट ही रहेगा। इसलिए ना माँ को बताया, ना पिताजी को बताया और ना कभी तुम्हारे सामने या पलक या बच्चों के सामने ये बात आने दी। आप दोनों को पता था और फिर भी कुछ नहीं कहा? तुम्हें गर्मी में थोड़ा आराम मिल रहा था, फिर राज खोलकर क्या फायदा था? हमें तो आज तक लगा कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। वाह, दोनों पतियों ने बहुत अच्छे से अपनी बीवियों का राज छुपाया है। पर आज मेरी प्यारी बहू ने सिर्फ मेरे लिए अपने इस राज को सबके सामने खोल दिया। माँ जी, पापा जी, अगर आप नाराज हैं तो आज के बाद हम इस रसोई का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोनों मिलकर इसे फिर से पहले जैसा कर देंगे। हाँ माँ जी, आपको पसंद नहीं है तो हम इसे बिल्कुल नहीं रखेंगे। नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तुम दोनों ने बहुत कम खर्च में अपनी मेहनत से और अपने दिमाग से ये रसोई बनाई है। इतनी गर्मी में जहाँ ऊपर खड़े होकर मेरा भी दम घुटने लगता है, वहाँ तुम दोनों रोज खाना बनाती थी और आज इसी रसोई की वजह से मुझे सांस लेने में आराम मिला है। तुम दोनों ने जो किया है वो गलत नहीं है। सच कहूँ तो मुझे तुम दोनों पर गर्व है। अनीता सही कह रही है। इतनी कम चीजों से ऐसी ठंडी रसोई तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। आज तुम दोनों देवरानी जेठानी को इस रसोई में छिपकर खाना बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। भाभी, आप दोनों ने जो किया वो बहुत अच्छा किया है। गर्मी में इतनी परेशानी के बीच इतनी समझदारी से रसोई बनाना कोई छोटी बात नहीं है और आज से मैं भी रसोई और घर के काम में आपकी मदद कर दिया करूंगी। अगर इतनी ठंडी रसोई में काम करना हो तो मैं भी कर दूंगा और खेलने पढ़ने भी इसी रसोई में आऊंगा। मम्मी, मैं तो यहाँ पर सो भी सकती हूँ। आज हम सब यही सो जाएंगे। अरे नहीं बच्चों, भला रसोई में कौन सोता है। हम सब सोएंगे अपने अपने कमरों में ही। और जब लाइट चली जाया करेगी तब तुम्हारी मम्मियों की इस ठंडी रसोई में जरूर आएंगे और रोज खाना भी इसी ठंडी रसोई में बैठकर खाएंगे। वैसे बहू, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं थी। तुम दोनों ने मेहनत करके ऐसी जगह बनाई जहाँ गर्मी में भी आराम से खाना बनाया जा सकता है। मैं तुम दोनों देवरानी जेठानी को कभी भी तुम्हारी इस सीक्रेट ठंडी रसोई में काम करने से मना नहीं करता, बल्कि खुद भी तुम्हारी मदद करता।
और इस रसोई में तो अनीता भी खाना बना सकती है, हाँ? क्योंकि खड़े होने की जरूरत भी नहीं है, बैठकर जो बनाना है। हाँ, और अब हम ये बात छुपाएंगे भी नहीं, अपने सभी पड़ोसियों को ये बात बताएंगे। जरा उन्हें भी तो पता चले कि मेरी बहू कितनी समझदार है, और अगर देवरानी जेठानी मिल जाए तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। इतना कहकर अनीता दोनों देवरानी जेठानी की ठंडी रसोई से निकलती है और घर के दरवाजे पर आकर अपनी पड़ोसन सुनीता को आवाज देकर बुलाती है। अरे सुनीता, जरा अंदर आओ, आज तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या हुआ बहन? जिस बात का राज तुम पूछ रही थी ना, आज अपनी आंखों से देख लो। राज? हाँ, मेरी बहू की बनाई हुई सीक्रेट ठंडी रसोई। अब जल्दी आओ। अनीता के मुंह से सीक्रेट ठंडी रसोई सुनते ही सुनीता भागी भागी अनीता के घर आती है और दोनों देवरानी जेठानी की ठंडी रसोई में आती हैं। ठंडी रसोई की ठंडी हवा और दोनों देवरानी जेठानी का जुगाड़ू दिमाग देखकर, अरे ये कैसी रसोई बना रखी है तुम लोगों ने? चारों तरफ घास की ठंडी दीवारें, मटकों से पानी का इंतजाम, बांस की चिमनी और देसी कूलर। इतनी गर्मी में भी यहाँ बैठकर खाना बनाओ तो पसीना तक नहीं आता। वाह बहू, सच में मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी कम चीजों में इस भीषण गर्मी में ऐसी ठंडी रसोई बन सकती है। ये सब मेरी दोनों बहुओं की मेहनत है। दोनों ने मिलकर एक एक चीज का इंतजाम किया है। बहू, तुम दोनों ने तो सच में कमाल कर दिया। अब समझ आया कि तुम्हारे फल इतने अच्छे कैसे रहते हैं। अब मैं कूलर नहीं खरीदूंगी। जब भी फल खाना होगा तुम्हें दे जाऊंगी। तुम अपनी ठंडी रसोई में रख देना। क्यों, क्या कहती हो? सुनीता की बात सुन पूरा परिवार जोरों से हंस पड़ता है और अखिलेश फोन करके एम्बुलेंस को आने के लिए मना कर देता है। फिर दोनों देवरानी जेठानी पूरे परिवार को अपनी ठंडी रसोई में बिठाती हैं और बढ़िया खाना बनाकर पूरे परिवार और पड़ोसन सुनीता के साथ ठंडी रसोई में खाती हैं और हंसी खुशी अपनी ठंडी रसोई में अपना जीवन बिताती हैं।